ओके जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया आज, अभी जस्ट मैं कॉलेज से आया हूँ, तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आप लोग कुछ क्वेरी है किसी को कुछ पूछने का? तो अभी जैसे कि शेड्यूल में आपने देखा होगा, तो अभी मैंने कंबाइंड क्लास इसलिए रखा है क्योंकि तो जो शेड्यूल में आपने देखा ना, जैसे सी यू ई टी 2026 वाला जो बैच है, चाहे जैम एम एस 2027 वाला जो बैच है, या अभी गेट एस टी जो 2027 का है, या नेट है ना, सी एस आई आर नेट मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का है। मैथमेटिकल साइंस 2026, इसका एग्ज़ाम हर 6 महीने पे होता है नेट का। तो अभी जैसे जून में होगा, मई जून में होगा, फिर दूसरा दिसंबर में होगा, तो वैसा है। तो अभी ये कंबाइन इसलिए क्योंकि अभी मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, है ना। तो जो बेसिक, जैसे आप लोग जनरली बच्चे हैं ना, जब आप लोग ज्वाइन करते हैं आप पूछते हैं क्या बेसिक से स्टार्ट होगा, तो इसलिए शुरू में कुछ क्लासेस बिल्कुल बेसिक होंगे। 9, 10, 11, 12 में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो रिवीजन पर्पज से मैथ्स में भी होगा, स्टैट्स में भी होगा। तो अभी मैं स्टैट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये अभी बेसिक होगा, है ना। तो जैसे आपको पता है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन मैं कराऊंगा एंड मैथमेटिक्स पोर्शन सीयूटी में पूरा सिलेबस अकेले मैं ही कराऊंगा, बाकी में अलग अलग होगा। तो जो मैथ्स पोर्शन है वो परिमल सर कराएंगे। जो आपका मतलब इन सबके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी है, मैथमेटिक्स पोर्शन भी है ना। एग्जाम ये है, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स पोर्शन मैं कराऊंगा जैसे पहले बता चुका हूँ, और जो मैथ्स पोर्शन है वो परिमल सर कराएंगे, ठीक है। और ये मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का। तो जो मेनली स्टैटिस्टिक्स के जो सिलेबस हैं, सिलेबस से आप लोग फैमिलियर होंगे, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको सिलेबस। तो मेनली जो आपको ढंग से जानने की ज़रूरत है, जैसे काउंटिंग प्रिंसिपल, मेनली एडिशन प्रिंसिपल है, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या लॉ है ना, एडिशन लॉ ऑफ काउंटिंग है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ काउंटिंग है, या परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है ना। इस तरह सर्कुलर परम्यूटेशन, लीनियर परम्यूटेशन, इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में पड़ती है। तो वो पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स। सो मेनली वही मेनली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं क्लास 12 तक, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चारों बैचेस अलग अलग चलेंगे। अभी कुछ दिनों जब तक बेसिक करा रहा हूँ तब तक साथ चलेगी, उसके बाद चारों बैच का अलग अलग टाइम होगा, जैसे है ना। जैसे 2 दिन मतलब अल्टरनेटिव क्लास होगी, लाइक 2 बैच को मैं आज पढ़ा रहा हूँ, तो आज 2 बैच का प्रेमा सरी क्लास होगी, फिर कल बाकी 2 बैच की मेरी होगी, और ऐसे अल्टरनेटिवली क्लास होगी हर बैच की, एक दिन मैथ एक दिन स्टैट्स, ऐसे चलेगा अभी। या 3 दिन लगातार मैथ 3 दिन लगातार स्टैट्स, ऐसे करके। तो अभी शेड्यूल मिल जाएगा अभी, चूंकि बेसिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर परिमल सर भी बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी साथ में 2026 एग्जाम के लिए भी चल रहा है, जैसे जैम गेट जो अभी 26 में होना है, तो उसकी बैचेज भी चल रही हैं। तो आज परिमल सर की उधर क्लास है, तो वैसा है, ठीक है। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे थोड़े से, जो आपने लोअर क्लास में पढ़े हैं, जो कि आपको इजी भी लगेगा कि हाँ सबको आता ही है, तो वो तो आता ही है आप लोगों को, ठीक है। एनीथिंग, एक बार सिलेबस देख लो। तो मेनली जो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं इन सब एग्जाम में, इन चारों एग्जाम में एक लार्ज पार्ट है जो कॉमन है, स्पेशली मैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की बात करूंगा, और मैथ्स पोर्शन भी इन सब में एक लार्ज पार्ट है जो कॉमन है, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, या रियल एनालिसिस हो गया जो कि थ्योरेटिकल वर्जन है कैलकुलस का, है ना। एनालिसिस जो रियल एनालिसिस है उसमें क्या है, थ्योरेटिकली आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कैलकुलस में अप्लाइड पोर्शन आप डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, तो उस तरह से है। तो अभी इसका मैं एक साथ कुछ दिन क्लासेस होंगी, और रिकॉर्डिंग लेक्चर हर बैच में आपको ऐप पे मिल जाएगा। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 0 हमने पहले लिए थे, जिसमें बस डिस्कस किया था किस एग्जाम का क्या स्कोप है, या आपके जो क्वेरीज थे कैसे कंटेंट एक्सेस करना है, कहाँ क्या मिलेगा, है ना, क्या सिलेबस है ना, कैसे क्या करना है, तो वो हमने डिस्कस किया था। स्टिल आपको कुछ क्वेरी हो, लाइव क्लास का फ़ायदा ये है कि जब मन में आपको जो भी क्वेश्चन है आप एट द सेम टाइम आप पूछ सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो, अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हो, है ना, ऑप्शन होगा आपके पास, सो यू कैन आस्क। ये फ़ायदा है लाइव क्लास का कि आप सेम टाइम पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, एक बार सिलेबस देख लो। जैसे मेनली जो बेसिक प्रोबेबिलिटी पार्ट है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो इन सब एग्जाम का जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसका पहला आप देखेंगे तो एक तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है और एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटीज हर एग्जाम में है, चारों में है।
डिस्क्रिप्टिव सब में नहीं है, है ना। ये डिस्क्रिप्टिव जो है बेसिक प्रोबेबिलिटी तो चारों एग्जाम में, मैं ये कह रहा हूँ बेसिक प्रोबेबिलिटी मेरा मतलब ये है कि वो वाला पार्ट जो आपने 9, 10, 11, 12 में जो करे हैं कि इवेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, डिसजॉइंट इवेंट क्या होता है, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ये सब जो कंटेंट है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी में आता है, जो आपने स्कूल डेज में पढ़े 12th क्लास तक। तो वो मैं एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग, क्योंकि वो बेसिक है। तो ये सब में है, चारों में आपको ये पार्ट करना है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जहां मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, डेटा के अराउंड आप बात करते हैं, तो ये जो है डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, ये अभी जो है नेट में है, गेट में नहीं है, ठीक है, जैम में है और CUET में। गेट को छोड़ के बाकी में है, मतलब ये गेट में नहीं है अभी, ये जैम में है, CUET में है, गेट में नहीं है ना। सो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट गेट स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, बाकी तीनों में है, ठीक है। तो ये अभी है। तो अभी हम बेसिकली इनिशियली ये दोनों पोर्शन डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक जो आपने स्कूल डेज में पढ़े हैं, एंड इन दोनों के मतलब बेसिक पार्ट जो कि कॉमन क्लासेस होंगी। उसके बाद अपना अपना अलग अलग बैच का टाइम अलग अलग हो जाएगा, तो अलग अलग क्लासेस चलेंगी, है ना। मतलब डेली क्लासेस होंगी हर बैच की, 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, 3 दिन वो, हर बैच में ऐसा होगा। क्लासेस अलग अलग, सब बैच है ना, सबका अलग अलग बैच रहेगा, ये है। सो ठीक है जी, एनीथिंग जो आपको पूछना हो किसी को? चलिए तो स्टार्ट एक बार सिलेबस देख लो। जैसे अगर हम बात करें CUET का सिलेबस जो है, तो डाउनलोड ही करना पड़ेगा नहीं, तो जैम का सिलेबस आप जानते होंगे। जैसे हम एक बार देख लेते हैं, मेनली जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बेसिक अभी जिसका डिस्कस करूंगा, तो मेनली जैसे अगर आप CUET से स्टार्ट करें, तो ये जो है ये है ना, ये आप वेबसाइट जो अलग अलग एग्जाम के भी चूंकि कंबाइंड है, तो अलग अलग जो एग्जाम है आप जाके देख सकते हैं। मेनली हम लोग सिलेबस पे हैं। तो देखो CUET इतने सारे सब्जेक्ट में होता है। CUET का पर्पस है वो बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मास्टर एडमिशन के लिए CUET UG अलग होता है, CUET PG अलग होता है। तो PG एडमिशन के लिए CUET PG का एग्जाम होता है, जिसकी हम तैयारी कराते हैं, UG का नहीं कराते है ना। तो मैं जो पढ़ाता हूँ PG एंड PhD एंट्रेंस की तैयारी कराता हूँ, ये। तो आप स्टैटिस्टिक्स देख लो कहाँ है, इतने सारे सब्जेक्ट है जिसमें CUET होता है, ठीक है। तो इसमें है कि नहीं, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल एजुकेशन, इसमें तो नहीं दिख रहा है ना। तो हमें जाना है साइंस वाले पार्ट में। ये रहा स्टैटिस्टिक्स, जिसका कोड है SCQP27, ठीक है। एक बार ओवरव्यू कर लो हर एग्जाम के सिलेबस का, क्योंकि मैं कहता हूँ एक बैच पढ़ोगे सारे बैच का एक्सेस रहेगा, लाइव में भी और रिकॉर्डेड में भी। अभी चूंकि कंबाइंड क्लास है, अभी कुछ दिन बाद 1-2 सप्ताह बाद अलग अलग बैचेस के अलग अलग टाइम होंगे, अलग अलग क्लास टाइम होंगे ना। तो उसमें अपना बैच में ज्वाइन करना, ये नहीं कि सब में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोकस ऑन वन बैच, जो आपकी प्रायोरिटी है उस पर आप फोकस करो, ये है, ठीक है। तो ये CUET का सिलेबस है, बस एक बार कंटेंट देख लो क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसमें मेनली है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हर एग्जाम में, जितने 4 एग्जाम में बताया हूँ, जैम, गेट, नेट, CUET, सब में है, चारों में है। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस चारों में है, इंटीग्रल कैलकुलस ये भी चारों में है। हालांकि नेट में है ना ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरेटिकली आते हैं, तो अलग ही एनालिसिस वे में आता है, तो इस सब बाकी में इजी आता है। मैट्रिसेस जो कि लीनियर अलजेब्रा, ये हर एग्जाम में है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैम में नहीं है, गेट में नहीं है, नेट में है और CUET में है, ये वाला पार्ट, क्योंकि CUET का सिलेबस है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैं इसी बेसिक की बात कर रहा हूँ, ये वो कंटेंट है जनरली जो आप स्कूल डेज में भी पढ़ते हैं, स्पेशली 9, 10, 11, 12 की बात कर रहा हूँ। BSc में भी आपने पढ़ा होगा, 9, 10, 11, 12 में BSc में पढ़ा होगा, MSc में भी पढ़ा होगा, है ना, बस लेवल चेंज होता जाता है, ये है। सो ये अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो इसका मतलब बेसिक डिस्कस करेंगे हम, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो ये पार्ट जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो पार्ट, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, डेटा एनालिसिस हो गया बेसिक। फिर ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो CUET का पार्ट है। और बाकी एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल,
थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी पार्ट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी तो हर एग्जाम में है, जितने डिस्क्रिप्टिव सिर्फ गेट में नहीं है, बाकी तीनों में है, ठीक है। बाकी रह गया रैंडम वेरिएबल, ये सब में है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सब में है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हर एग्जाम में है। कंटेंट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल एग्जाम के हिसाब से वैरी करता है। ये एस्टिमेशन हर एग्जाम में आता है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस हर एग्जाम में है। अब ये सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सीयूईटी में है एंड नेट में है, जैम और गेट में ये नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट जैम और गेट में नहीं था। सिलेबस थोड़ा सा वैरी करता है हर एग्जाम वाइज। तो जैसे मेनली यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, ये वो पार्ट है जो जैम में नहीं है, बाकी जैम का पूरा है, ये दो पार्ट को एक्स्ट्रा है यहाँ पे समझो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सीयूटी का सिलेबस। फिर अगर मैं ऐसे ही आपको बात करूँ सीयूटी के बाद, अगर जैम के सिलेबस की बात करूँ जो आप जानते होंगे ऑलरेडी, तो मैं अगर जैम का सिलेबस की बात करूँ, जैम MS 2026, देखते हैं, है ना। तो ये जैम की खुद ही ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, तो इसमें आप सर्च करेंगे तो ये भी कंटेंट एक बार देख लो क्या है, ठीक है। सो यू विल हैव आइडिया कि क्या क्या है। सो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, कंटेंट वही, बस थोड़े से डिटेल में लिखा है। तो ये हर एग्जाम में, जैसे मैंने कहा कि हर एग्जाम में है, जैम, गेट, नेट, सीयूटी सब में है ना। अभी आईएसआई का नाम इसलिए लो क्योंकि आईएसआई का बैच हम लोग पर्टिकुलरली फोकस करेंगे जैम के बाद। तो हालांकि ये है ना, आईएसआई का थोड़ा अलग पैटर्न और अलग सिलेबस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये मेनली जो बैच अभी कंबाइंड है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, ये हर एग्जाम में है। और फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये भी हर एग्जाम में। तो मैथ्स पोर्सन है ये, है ना। जो भी स्टैटिस्टिक्स के एंट्रेंस एग्जाम उसमें मैथमेटिक्स पोर्सन होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसलिए आपको इसकी जरूरत है। तो फिर ये हो गया, बाकी रह गया फिर से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये एग्जाम में भी है, सीयूईटी में भी है, ठीक है, नेट में भी है। गेट में डिस्क्रिप्टिव नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नॉन पैरामीट्रिक। अब ये नॉन पैरामीट्रिक की बात कर, नॉन पैरामीट्रिक एग्जाम में है, गेट में है, नेट में है, सीयूटी में नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन पैरामीट्रिक सीयूटी में नहीं है। थोड़ा सा ये सिलेबस इस बार ऐड हुआ है 2026 के जैम के लिए। स्टोकेस्टिक प्रोसेस जैम में है, गेट में है, नेट में है, सीयूटी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आप देखेंगे तो नॉन पैरामीट्रिक और स्टोकेस्टिक ज़्यादा है सीयूटी के कंपैरिजन में, जैम का सिलेबस है ये। और सीयूटी में क्या ज़्यादा है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसके हिसाब से थोड़ा एक दो टॉपिक इधर उधर है, बाकी कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया जैम का सिलेबस। अब अगर आप गेट के सिलेबस पे आएंगे तो जैसे मैं कहता हूँ एक एग्जाम की तैयारी करो तो मोरलेस सबकी तैयारी हो जाएगी, एक दो कंटेंट टॉपिक को छोड़ दो तो तैयारी सबकी ऑलमोस्ट हो जाएगी। कंटेंट वही है, लेवल एग्जाम का अलग है और पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग है, बाकी तैयारी सबकी हो जाएगी। ये गेट का सिलेबस है, गेट 2026 का, ठीक है। तो इस बार क्या है, कैलकुलस वही, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और एनालिसिस तीनों मिक्स कर दिया इसमें एक साथ, कैलकुलस के नाम से लिख दिया है। मैट्रिक्स थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, तो ये गेट का सिलेबस है, गेट स्टैटिस्टिक्स 2026 का, ठीक है। मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा हो गया, बाकी रह गया प्रोबेबिलिटी। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं है गेट में, ठीक। एंड बाकी वही स्टैंडर्ड, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रैंडम वेरिएबल, है ना। फिर स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो स्टोकेस्टिक आपने देखा जैम, गेट, नेट तीनों में है, सीयूटी में नहीं है, बाकी कॉमन है जो ऊपर है वो। एस्टिमेशन सब में है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस सब में है, नॉन पैरामीट्रिक जैसे बताया मैंने जैम, गेट, नेट में है, सीयूटी में नहीं है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस सिर्फ गेट और नेट में है, जैम एंड सीयूटी में नहीं है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस, ये चूंकि इसमें सिंपल एंड मल्टीपल दोनों है, तो ये पार्ट गेट और नेट में ओनली है, सीयूटी में एंड जैम में इतना ब्रॉड नहीं है। सीयूटी में, जैम में मेनली सिंपल लीनियर रिग्रेशन तक आप देख सकते हैं, स्पेशली जैम में सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, तो ये पूरा नहीं है। तो अगर ऐसे बोले पूरा, तो ये सिर्फ गेट और नेट में है, जैम एंड सीयूटी में नहीं है। तो ये रहा गेट का सिलेबस। अब आते हैं नेट के सिलेबस पे, ताकि आप एग्जाम से फैमिलियर हो जाएंगे ना। सो अगर मैं नेट का सिलेबस दिखाऊं आपको, तो यहाँ होगा CSIR नेट,
तो ये CSR की वेबसाइट है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसकी क्या बोलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये आपका सिलेबस है CSIR UGC नेट, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी होता है मेनली आपका, जो है क्या क्या है, जैम गेट नेट, मतलब सॉरी वो ना, मतलब PhD एडमिशन या नेट या JRF, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में देख लो क्या क्या है। ये एनालिसिस नाम से मतलब रियल एनालिसिस है, जैसे मोरलेस वो भी है आपका, मतलब कैलकुलस पोर्शन भी है, जैसे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहाँ पे होगा आपके पास, सीक्वेंस सीरीज, रियल नंबर कन्वर्जेंट, लिम सुप लिमिन, तो इसमें सारा पार्ट कवर हो गया समझ लो, है ना, कैलकुलस भी एनालिसिस भी आपका ये है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो वाला पार्ट, ठीक है। तो ये है थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया। बाकी यूनिट 2 इसमें अलग अलग इसका एक नेट का अलग पैटर्न है, जो बच्चे नेट के होंगे वो जानते होंगे कि नेट का एक अलग पैटर्न है। सो ठीक, तो ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ये आपको मर्जी है आपको करना है, क्योंकि पूरा नेट का अलग पैटर्न, जैसे जैम में सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है, गेट में सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है, CUT में ऑल क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, नेट में ऐसा नहीं है। नेट में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब आउट ऑफ 120 यू हैव टू सॉल्व ओनली 60 क्वेश्चंस। पेपर अराउंड 445 मार्क्स का आता है, यू हैव टू अटेम्प्ट 200 मार्क्स क्वेश्चन, इसलिए सिलेबस में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे है ना, अभी आपने देखा एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, तो ये तो गेट में भी है और नेट में भी है, थोड़े सिलेबस इधर उधर होगा बट कंटेंट वहाँ भी है। जैम में भी है मॉडल, जैम, गेट, नेट, CUT, ये पार्ट ऑलमोस्ट कॉमन है, कुछ टॉपिक एक दो एक्स्ट्रा और कम बेस है, बट टॉपिक्स हैं, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये तो मैथ्स पोर्स, क्योंकि जो यूनिट 2 है वो तो मैथ्स वालों के लिए है मेनली, आप भी कर सकते चाहो तो ये अलजेब्रा हो गया। फिर यूनिट 3 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स। यूनिट 4 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये जैम, नेट, CUT में है, गेट में नहीं है। बाकी डेटा एनालिसिस ये वही डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। उसके बाद ये यूनिट 4, तो हम लोग नेट का जो पढ़ाते हैं यूनिट 1 यूनिट 4 पढ़ाते हैं, यूनिट 1 परिमल सर कराएंगे, यूनिट 4 मैं कराऊंगा, तो हम इतना ही काफ़ी है आपको एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि बता रहा हूँ मैंने कि 120 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप ये 2 टॉपिक ठीक से पढ़ लेंगे तो भी इतना कर लेंगे जिससे अच्छा रैंक आ जाएगा, मतलब अराउंड रिक्वायरमेंट एग्जाम की पूरी हो जाएगी, आप उतना अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये है। तो यूनिट 1 और 4 हम लोग सिर्फ कराते हैं, यूनिट 2 3 मेनली मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स या MSc मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए अच्छा रहता है, ये है। तो इसमें मेनली वही है, सैम्पल स्पेस, डिस्क्रीट प्रॉब्लम, है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया और रैंडम वेरिएबल हो गया, इसमें प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल, लिमिट थ्योरम्स, है ना, मार्कोव चेन, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस हो गया, इधर वही डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फिर यहाँ पे एस्टिमेशन, फिर नॉन पैरामेट्रिक, फिर ये हो गया लीनियर मॉडल्स उसका आ गया, फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, देन यहाँ सैम्पलिंग, देन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, देन ये रिलायबिलिटी एंड देन LPP, तो ये पार्ट है आपके यूनिट 4 का, ठीक है। तो अभी मॉडल मैंने आपको बस सिलेबस दिखाए हैं, जैम, गेट, नेट और CUT का, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो मेनली हम जो अभी डिस्कस करेंगे वो बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमें मेन देखना है कि जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है उसको अभी मैं बेसिक डिस्कस करूंगा। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस करेंगे कि जो काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करता हूं मैं, चलो भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला जैसे है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, कोई बताइए क्या है, व्हाट इज द एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, ये क्या होता है। और दूसरा लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या है और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। एनीवन जिसको आइडिया हो। है ना, बाकी आप कहीं से भी देखो, मेन जो हमारे साथ आप अगर कंटेंट करोगे, जो मैं पूछ रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक यू शुड नो, आप कहीं से भी बता सकते हो, गूगल करके, ChatGPT से पूछ के, किताब से देख के, या कहीं से भी देख के। इससे बस ये होगा कि या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा, तो यू विल नो
फ्रॉम समवेयर, या मैं बताऊंगा ही वो चीज़ें, क्योंकि ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा जो किताब में नहीं है, जो बाकी जगह नहीं है, सब ऑलरेडी अवेलेबल है कंटेंट। बट आपको ज़रूरत है वर्क करने की, है ना। तो कोचिंग क्या करता है, थोड़ा हेल्प करता है आपको चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में बताने की, क्वेश्चंस करा देते हैं, गाइडेंस मिलता है ना प्रॉपर। तो ये एक फ़ायदा है, वरना कंटेंट तो किताब में सब लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं तो यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो। ये चीज़ें हैं, तो आपको बस समझना है कि ये होता क्या है। और पूरा सिलेबस अगर आप मेरे साथ कर लेते हैं लाइव में, तो उससे क्या होता है, एक बार पूरा सिलेबस पता चल गया आपको, देन यू डू योर सेल्फ रिवाइज जितना कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये आपको देखना होता है। ठीक है, सो बताओ, कोई बताओ, एनीवन, सोच देखो जब तक। कोई बताइए, एनीवन, किसी को आइडिया नहीं है? अरे देख के बताओ, जरूरी नहीं कि आपको वो बतना है। और लाइव क्लास में जितना इंटरेक्ट करो वो उतना फायदा होगा, नहीं तो उसमें क्या है, रिकॉर्डेड भी देख लो, बात बराबर ही है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते तो रिकॉर्डेड देखने, रिकॉर्डेड इवन 2x स्पीड में देखो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लाइव में इतना टाइम लगेगा। ये चीज़ें हैं, तो आपको बस जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दिस एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग होता क्या है। सो ये देखेंगे फिर हम लोग थोड़े अलग अलग बैच में। डिस्क्रिप्टिव तो मेनली क्या है, बस गेट में नहीं है, बाकी में तो है ही। हम्म, तो क्या कहता है ये, और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, वो क्या कहता है। एक तो ये है, और दूसरा, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले डेफिनेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ये क्या है बताओ भाई कोई भी। व्हाट इज एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। चलो भाई देखो, तो ये सिंपल है ना कि कैसे बताओगे। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझोगे तो कैसे समझोगे, जैसे मान लो आपको मैं बताया कि जैसे चलो मैं एक पार्टी दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो आपको ऐसा बोला गया कि लाइक कोई दुकान में गए जिसके पास मान लो 4 डिफरेंट टाइप के फ्लेवर के कॉफ़ी हैं, 5 डिफरेंट फ्लेवर के टी है, टी और कॉफ़ी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो इसमें क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो एक शॉप है जहाँ पे हम ले गए आपको, है ना। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 4
ऑफ टी अवेलेबल है एंड 5 फ्लेवर्स ऑफ कॉफ़ी अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा मान लो। अब आपको बोला जाता है कि यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, मतलब या तो तुम एक टी चूज कर लो या एक कॉफ़ी चूज कर लो। सो व्हाट इज हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव? क्वेश्चन क्लियर है कि मान लो कोई हम शॉप में गए, कोई भी, जैसे आपको मैं बोला कि देर आर वहाँ 4 डिफरेंट फ्लेवर के या 4 डिफरेंट वैरायटी के टी है और 5 डिफरेंट वैरायटी के कॉफ़ी है। सो यू हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम, मतलब आइदर अ टी और अ कॉफ़ी। सो हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस यू हैव? कितने टोटल, कितनी चॉइस है आपके पास? आपके पास टोटल कितनी चॉइसेस होंगी? 9। 9, है ना? तो ये 9 कैसे आया? ऐड करके, राइट, 4 + 5। तो ये एडिशन रूल है, सिंपल। तो इसी को मैथमेटिकली हम फ्रेम कर देंगे, है ना? तो यही आपका एडिशन रूल है। अब वही दूसरी चीजें मैं बोलूँ आपको, इसी शॉप में गए, हमने कहा आपको यू हैव टू चूज 1 टी एंड 1 कॉफ़ी, मतलब 5 डिफरेंट टाइप के कॉफ़ी हैं, 4 डिफरेंट टाइप के डिश हैं। सो मैं आपको अब ये बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा है कि 1 टी एंड 1 कॉफ़ी, यू हैव टू चूज 1 टी एंड 1 कॉफ़ी। पिछले था और 1 टी और अ कॉफ़ी, है ना, आइदर अ टी और अ कॉफ़ी, तो वहाँ और था, इंग्लिश वाला और, ठीक है। अभी मैं एंड की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको लॉजिक समझना पड़ेगा एंड और में, है ना। तो ये दोनों, ये बहुत डिफरेंस है ना। कई बच्चे आप में से होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम ना सॉल्व ही नहीं होते, वो समझ ही नहीं आते कहना क्या चाह रहा है। तो आपको वहाँ एक एक वर्ड को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि है ना डिकोड करना पड़ेगा आपको, जो लैंग्वेज है उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, देन मैथमेटिकली उसको आपको डील करना है। सो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जो इंटेंशन है, जो पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं ना, जो भी, तो उनका इंटेंशन आपको समझना पड़ेगा कि उनका क्या इंटेंशन है। तो उसके लिए, है ना, एंड या और, ये आपको देखना है। तो अभी जैसे मैंने कहा था पहले कि चूज अ टी और अ कॉफ़ी, तो आपने कहा कि आपके पास 9 पॉसिबिलिटी है। नाउ मैं बोल रहा हूँ चूज अ टी एंड अ कॉफ़ी, सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव नाउ? 20। हाँ, तो अब आपके पास टोटल 20 चॉइस है। तो यहाँ क्या हुआ, 4 × 5, यहाँ क्या हुआ, 4 + 5। सो दिस इज एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, दिस इज मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, यही मैं अब लैंग्वेज में लिख दूंगा चीज़ें। सो यहाँ आप ऐड कर रहे हैं, सो यू हैव टू चूज आइदर ऑफ देम, तो दिस इज द वे, यू हैव टू चूज 1 फ्रॉम ईच। तो देन यहाँ मल्टीप्लाई, और यू हैव 20 डिफरेंट पेयर्स, आप 20 डिफरेंट पेयर बना सकते हैं, 1 टी के साथ 5 कॉफ़ी, दूसरे टी के साथ 5 कॉफ़ी, तो कितने टोटल पेयर आपके पास? 9। तो यहाँ ये एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन से है, और मतलब एडिशन से है ना, ये आगे भी चीज़ें चलेंगी तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सो तो एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, इसमें क्या होगा कि मान लो मैं ऐसा लिखूं कि 2 एक्सपेरिमेंट है ना। सो सपोज experiment 1 can be done in m ways, ठीक, and experiment 2 can be done in n ways, ठीक है, इस तरह से। सो क्वेश्चन है, सो यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग आइदर एक्सपेरिमेंट 1 और, यहाँ देखो और है, तो ये और वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट 2 इज। सो एक्सपेरिमेंट एम डिफरेंट वे में किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट 2 एन डिफरेंट वे में किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यू हैव टू डू आइदर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे? सो आइदर ऑफ, है ना, सो यू हैव टू डू ओनली वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आइदर ऑफ देम। सो यू हैव m + n वेज, तो दिस इज एडिशन रूल, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, दिस इज एडिशन रूल मोरलेस, जिसका एग्जांपल मैंने पीछे आपको दिखाए थे, ठीक है। कोई क्वेरी देख लीजिए। राइटिंग अभी शुरू में थोड़ा ऐसा लगेगा आपको, धीरे धीरे समझ आने लगेगा ना, रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको रीडेबल हो जाएगा। शुरू में आपको लगेगा क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ तो, है ना।
ये बेसिक काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। सपोज है ना, तो एक तो सपोज में ऐसा है ना, सो सपोज एक्सपेरिमेंट 1 कैन बी डन इन m ways and experiment 2 can be done in n ways. Total number of way of doing either experiment 1 or experiment 2 is m plus n, या सिर्फ m plus। सो दिस इज एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन में सेम चीजें होगा और की जगह एंड आ जाएगा, सो यू हैव टू डू। सो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ क्या लिखा हमने, फिर से वही कि एक्सपेरिमेंट 1 कैन बी डन इन m ways, experiment 2 can be done in n ways. The total number of ways of doing experiment 1 and experiment 2 simultaneously, एक साथ या फिर one by one. तो this is m into n and this is called multiplication. जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ क्लियर था, जैसे ये हमने एक बेसिक एग्जांपल लिखा है कि एक शॉप में 4 फ्लेवर्स है टी का, 5 फ्लेवर्स है कॉफी का, सो यू हैव टू चूज either a tea or a coffee. So you have 9 different ways. Addition rule of counting. You have to choose a tea and a coffee. So there are 20 different way. कुछ क्वेश्चन है पूछो। ओके ये ठीक है, ये तो बेसिक अभी है ना, थ्योरी देख रहे हैं। सो आइए थोड़ी इधर वर्ड में चलते हैं। काउंटिंग में मेनली जो आता है ना, जैसे एक वर्ड आता है जब आप काउंटिंग करते हैं तो मेनली आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है इन दो वर्ड में, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन? तो हम लोग अभी परम्यूटेशन को डिफाइन करते हैं। चलिए, तो यहां से मैं अगर डिफाइन करूं परम्यूटेशन को, तो कोई बता पाएंगे, ये बताना चाहेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन? एनीवन? बताइए, ट्राई करो, देखो ट्राई करोगे अच्छा है, इंटरेक्ट करो, वरना फिर क्लास ऐसी बोरिंग हो जाएगी, फिर मैं क्या जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगी, है ना, उस तरह से है। जैसे तुम अगर देखोगे एग्जाम्पल के लिए पिछले साल के कंटेंट देखो, तो एकलव्या 1 बैच अगर देखोगे आप ना, तो उसमें टोटल अराउंड मेरे 130 या 140 लेक्चर हुए हैं, परिमल सर के भी 130 140 ऑलमोस्ट लेक्चर, टोटल लेक्चर्स अराउंड है ना 270 के करीब है, सॉरी 260-70 के करीब है। एकलव्या 2 में आओगे तो मैंने वही कंटेंट पढ़ा दिए, सेम कंटेंट तुम देखोगे, पूरे सिलेबस मैंने 130 लेक्चर में करा दिए, 150 लेक्चर में पूरे सिलेबस हो गया है, दोनों पोर्सन। एकलव्या 3 में आओगे तो वही चीज़ें 50 लेक्चर में खत्म हो गई हैं, मतलब अराउंड 40-45 मेरा है
और परिमल सर का 20-30 होगा, तो टोटल लगा लोगे मतलब 60-70 लेक्चर में हो गया है। तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि बच्चे सामने बच्चा कैसा है ना, तो उसके हिसाब से चीज़ें हम पढ़ाते हैं। अगर आपको जो सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम है ना वैसे ही ख़त्म कर देंगे, तो वो डिपेंड करता है ना कि बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है उसके हिसाब से। तो बैच में है ना कंटेंट डिलीवरी उस पर डिपेंड करती है कि आपको क्या चाहिए। आपको जैसे जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दो, तो मैं तो 1 महीने में पूरा जैम गेट नेट तीनों का सिलेबस खत्म किया जा सकता है अगर चाहें तो, है ना, उस तरह से है। नहीं तो 1 साल 2 साल ही पढ़ाया जा सकता है, और डिपेंड करता है कि बच्चों को क्या चाहिए। तो वैसा है, अगर नहीं इंटरेक्ट करोगे तो मैं जल्दी जल्दी लिखता पढ़ाता चला जाऊँगा, जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस। तो ये भी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही होगा अगर आप चाहते हो तो। अगर जैसे कुछ क्वेश्चन है, पूछना है, इंटरेक्ट करना है, बताना है, तो ठीक रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। अदरवाइज लाइव और रिकॉर्डेड में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से चीज़ें डिपेंड करते हैं कितना कराना है, क्योंकि उससे पता चलता है ना बच्चों के सामने लेवल कितना है। तो जैसा तुम डिमांड करोगे वैसा ही मिलेगा, तो वैसा है। तो आपको डिसाइड करना है कितना चाहिए, है ना, वो चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम इंटरेक्ट सर करते हैं तो एक्चुअली समझ आता है कि कितना आपको आता है, कितना चाहिए। नहीं तो लगता है सब गधे हैं, पढ़ा के ख़त्म करो इनको, ऐसा लगता है कि इन्हें कोई सीखना उखना है नहीं, बस सिलेबस खत्म करना है, तो जल्दी जल्दी कराए ख़त्म कर दो, ये चीज़ें हैं। तो वो अपने हिसाब से चीज़ें डील होती हैं। एनीवे सर अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर कम्प्यूटेशन। हम्म तो सिंपल जैसे है ना, आपने सही बताया इसमें सिंपल, क्योंकि मैं ऐसा कुछ यहाँ नहीं कराऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूँ ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ जो आपने 9, 10th, 11th, 12th में पढ़े होंगे, अभी वही डिस्कस कर रहे हैं। तो मोरले सबको आता है, और नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा शायद किसी को नहीं आता है। ये चीज़ें हैं, बताओगे लगेगा हाँ चलो कुछ तो आता है, वो चीज़ें हैं। ये भी मान लूंगा कि सबको आता है, इसलिए कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं, ये भी एक ऑप्शन है ना। सो इस तरह से ठीक है। तो परमुटेशन स्कूल में डेज में आपने पढ़े होंगे परमुटेशन होते क्या हैं। तो सिंपल जैसे बताया इन्होंने कि परमुटेशन ऐसे लिखे, लूज सेंस में, स्ट्रिक्ट सेंस में बुक में डेफिनेशन देख सकते हो, बस ये है। सो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैटर, या है ना, मतलब ये है कि ऑर्डर चेंज करने से वो चेंज हो जाएगी, वो नया है ना, नया अरेंजमेंट बन जाएगा, ये मतलब है। सिंपल। परमुटेशन में क्या है, या कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन में यही चीज़ है मोर और लेस है ना, कि डेफिनेशन क्या है, यहाँ भी अरेंजमेंट है बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ए बी बी ए सेम होगा कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन में ए बी एंड बी ए डिफरेंट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल से बेटर समझ आएगा, है ना। जैसे ये मैं दे रहा था ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये 3 डिजिट्स हैं, है ना, ये आपको मैंने 3 डिजिट्स लिखे। अब बोलेगा टोटल 2 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं, 2 डिजिट नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं। तो वो हो सकता है 1, जैसे आप देखोगे तो 12, 21, 32, 23, 13, 31, इस तरह से। विदाउट रिपीटेशन की मैं बात कर रहा हूँ अभी, विदाउट रिपीट, विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। तो विदाउट रिपीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया। अब आप देखो जैसे मान लो ए बी सी, ये मान लो 3 प्लेयर्स हैं, ये एक प्लेयर्स हैं, मतलब एक दूसरा एक 3 प्लेयर है ए बी सी, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि टोटल टीम ऑफ 2 प्लेयर्स, आपको 2 प्लेयर की टीम बनानी है। अब आपको क्या बनाना है, टीम बनाना है 2 प्लेयर्स का। तो क्या क्या बनेगा, मतलब ए बी सी यहाँ प्लेयर्स हैं, तो आपको टीम बनानी है। तो अब यहाँ क्या, ए बी की टीम और बी ए की टीम सेम होगी या डिफरेंट होगी, ए बी प्लेयर है ना, तो ए बी की टीम और बी ए, मतलब एक टीम में ए बी है या बी ए है, या राम श्याम है श्याम राम है, तो टीम तो सेम ही हुआ। तो ये दोनों डिफरेंट नहीं है, यहाँ 12 और 21 डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा है कि 1st प्लेस पे क्या है और 10th प्लेस पे क्या है, वो डिसाइड कर रहा है कि वैल्यू क्या है उसकी। तो 12 और 21 दे आर 2 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स, बट यहाँ मैं कह रहा हूँ ए बी एंड बी ए दोनों सेम है, क्योंकि एक टीम में ए एंड बी बोलूँ या बी एंड ए बोलूँ, टीम तो सेम ही है, तो यहाँ पे डबल नहीं लिखा जाएगा, है ना। तो ये कहने का मेरा मतलब है, तो ए बी ए सी बी सी, तो है ना टोटल टीम्स ऑफ 2 प्लेयर 3 बनेंगे, तो यहाँ पे 6 डिफरेंट नंबर्स बना,
और यहाँ पे 3 ही डिफरेंट टीम्स बने, लेकिन यहाँ भी 3 डिजिट था और यहाँ भी था, है ना। विदाउट रिपीट यहाँ भी ऑब्वियसली होगा, रिपीट तो होगा नहीं, सो ऑब्वियसली विदाउट रिपीट होगा, ये ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली रिपीट नहीं होगा ना। ए बी ए सी बी सी, ठीक है। तो आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा। तो जो पहला है ये एग्जांपल है परम्यूटेशन का, यू हैव 6 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर्स, और ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का, यू हैव 3 डिफरेंट टीम्स, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ परम्यूटेशन। तो उसी को मैथमेटिकली लिख दो, मतलब डेफिनेशन लिख दो। सो यहाँ पे वही है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जनरली सेलेक्ट यहाँ करते हैं जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं। अरेंजमेंट यहाँ भी कर सकते हो, बट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अरेंजमेंट या सिलेक्शन कह सकते हो, अरेंजमेंट, या मेनली यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड रहता है वो सिलेक्शन होता है, कि वी सेलेक्ट विदाउट ऑर्डर, है ना। और ओवर टाइम आपको क्लैरिटी, क्वेश्चन पढ़ के क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे परमुटेशन के थ्रू सॉल्व करना है या कॉम्बिनेशन के थ्रू, जैसे पीछे हमने किया, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि वो किस सेंस में ऑर्डर वहाँ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ऑर्डर मैटर करता है या मैटर नहीं करता, उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होंगी, ठीक है। तो अरेंजमेंट या सिलेक्शन, है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा था ना उसका, बैचेस का, तो होता क्या, जिसमें ज़्यादा बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन तो ज़्यादा लेक्चर खींचता है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। ऐसे ही आप एकलव्य 3 का देख लो, अगर आपको एक्सेस होगा तो पिछले बार जैम के 3 बैच थे, एकलव्य 1 2 3 जैम 2026 के लिए। तो अब मैं बताया ना आपको, जैसे अराउंड किसी में 300 लेक्चर है, किसी में 200 लेक्चर, किसी में 60 लेक्चर है, पूरा सिलेबस कंटेंट सब में सेम ही कवर हुआ है। डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स या नंबर ऑफ डाउट्स, कितने बच्चों ने सामने से पूछे, कितने हमने कराए, उसका कंटेंट सेम ही तीनों बैच में पढ़ाए गए हैं, सामने से वही है, बट क्वेश्चंस कितने कराए गए या डाउट कितना पूछा गया, ये डिसाइड करता है कितने लेक्चर्स होंगे या ड्यूरेशन क्या होगा बैच का, ये डिसाइड करता है ना, ये चीज़ें। सो एनीवे, जैसे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बैच जो जैम का है, अभी जैसे क्या है, जनवरी स्टार्ट हुआ है, जनवरी आज, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक आपका समझो सिलेबस खत्म हो जाएगा पूरा, ऐसा है। फिर हम जून जुलाई में दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे, वैसा होता है। बीच में भी एक बैच और आएगा अभी फरवरी में, वैसा है। तो बाकी रिकॉर्डेड तो है ही, तो वहाँ से भी आप जब चाहो तब ख़त्म कर सकते हो, बट क्लासेस एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, ये है। एनीवे, तो अरेंजमेंट या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which order of object does not matter, ठीक है। बेसिक आइडिया है, मतलब ये अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, या नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, ये चीज़ है। या ऑर्डर इज कंसिडर्ड हेयर, ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड हेयर, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज़ है। तो ये बेसिक आइडिया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। अब जैसे इनका एक वर्ड आप जानते होंगे, है ना, जैसे आता है कि जैसे NPR, ये आपने सुना होगा, NCR, ठीक है। सो ये है, जिसको NCR को जनरली ऐसा भी बुक में आपको लिखा मिलेगा इस नोटेशन में, ठीक है। और तो इससे पहले एक वर्ड आता है फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग? तो मान लो मैं आपको लिखूं कि let n is a natural number, then n factorial, यही है नोटेशन, या फैक्टोरियल n, कुछ बुक में इस चीज़ को ऐसा भी लिखा रहता है, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। तो कोई बताइए क्या डेफिनेशन, ये तो पता होगा सबको ना। तो ये चीज़ है, अब अगर आप इसमें भी नहीं इंटरेक्ट करते हो तो इसमें वो है कि तुम्हें, है ना, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो क्लास में। तो उसमें क्या है कि क्लास इंटरेक्टिव है तो अच्छा लगेगा, वरना तुम भी बोर होगे, मैं भी बोर होऊंगा, मैं बोर होऊंगा तो मैं क्या जल्दी खत्म करा दूंगा, ये होगा, ये चीज़ है ना, वो तो डिपेंड करता है। और वैसे मैं बोरिंग इंसान हूँ, तो मैं जो कुछ चुटकुला सुनाऊंगा नहीं क्लास में, तो वैसा चीज़ें हैं ठीक है। बताओ एनीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ n फैक्टोरियल? Multiplication of number till n, 1 into 2 into 3 हाँ, तो till ये n. 1 to n प्रोडक्ट है, 1 2 3 अप टू n, है ना, ये है। बाकी कन्वेंशन आप जानते हैं, सो कन्वेंशन इज, वी डिफाइन, कन्वेंशन क्या है, 0 फैक्टोरियल इज 1। इसका भी एक लॉजिक सिंपल है, आगे आप देखोगे तो यू कैन राइट इट लाइक, है ना, कि 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1। बाकी आप प्रूफ करना चाहो तो यू हैव द वे, आप जानते हो n फैक्टोरियल को जैसे हम लिख रहे हैं ना,
कि 1 2 3 अप टू n-1, जैसे यहाँ लिखा मैंने, अगर इसी को मैं कंटिन्यू करता, सो n-1 इंटू n, और इंटू n है तो इसको आप अगर अलग कर दोगे तो ये हो गया n-1 फैक्टोरियल इंटू n। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, या मैं बोलूँ कि n फैक्टोरियल अपॉन n जो है आपका n-1 फैक्टोरियल है, ये है ना, ठीक है। इसमें अगर आप n को 1 रखोगे, सो इसमें आप n की जगह 1 रख दो, तो यहाँ से क्या मिल जाता है 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 बराबर 0 फैक्टोरियल, सो यू गेट 0 फैक्टोरियल एज 1, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज फाइन। सो ठीक है, तो यू नो कि हम n फैक्टोरियल, जैसे लिखा मैंने n फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो n-1 फैक्टोरियल इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं। या फर्दर इफ यू वांट यू कैन राइट n-2 फैक्टोरियल इंटू या इंटू n-1 इंटू n, ऐसा, ठीक है ये। सो दिस वे यू कैन राइट, या वापस लिखना चाहो तो वैसे। सो ये है, एंड फर्दर यू कैन राइट, अब चाहो तो फर्दर उसके हिसाब से लिख सकते हो कि n-r फैक्टोरियल फिर n-r+1 डॉट 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 n-1 इंटू n तक। सो दिस वे यू कैन राइट, सो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन दिस वे, ठीक है। सो ये सब आप जानते ही हैं फैक्टोरियल बेसिक, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब मेनली मैं बताना चाह रहा था कि ये बेसिक आइडिया है दैट यू नो ऑलरेडी। जैसे हम बात कर रहे थे NPR की और NCR की, तो कोई बताइए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। जो NPR है इसको आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, मतलब क्या इसका मतलब है, कब लगाते हैं, या आपको क्या लगता है इसको अगर मैं डिफाइन करूं, किसी को समझाना चाहूं, तो मैं NPR को क्या लिखूंगा, क्या लिखना चाहिए मुझे, कोई भी ट्राई करो, एनीवन, क्या लिखना चाहिए। ट्राई करो, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना, बट यू मस्ट ट्राई, ये है। आप गलती करो ठीक है, जितनी गलती एग्जाम से पहले कर लोगे तो एग्जाम में वो गलती नहीं होगी, अदरवाइज एग्जाम में सारी गलतियां एग्जाम में होंगी, है ना, ये चीजें हैं। एनीवन? Out of n, we select R elements आउट ऑफ for n arrangement. सेलेक्ट R, NPR बता रहे NCR बता रहे? NPR और NCR दोनों में भी सर हम R ही सिलेक्ट करते हैं ना, बस अरेंज वो ऑर्डर इमटेरियल है। अच्छा, वैसे मीनिंग तो वैसे तो लिखेंगे सीधा कि वैसे बुक में आप देखेंगे तो लिखा रहता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स taken are objects at a time without repetition, ठीक है, ये इसका मतलब है। ऐसे बताएं तो कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम विदाउट रिपीटिशन, है ना, या नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग, है ना, ये वही परम्यूटेशन की जगह परम्यूटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है, तो यू जस्ट राइट जस्ट अरेंजमेंट हो गया कि नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, है ना, इन ऑर्डर विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो आप जानते क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला। सो ये जो NPR है, हम NPR ही लिख रहे हैं, NPR तो P मतलब परम्यूटेशन, है ना। सो ये आपके पास है NPR का फॉर्मूला, सब लोग जानते हैं ना, n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से वैसे देखो, आपको मैं बॉक्स वाले तरीके से बताऊं
कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट, रिपीट भी नहीं कर सकता है ना, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती है। तो यहाँ मैं फर्दर एक वर्ड ऐड कर दूँ, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट है या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है, यहाँ भी वही है, अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये है। सो तो होता क्या है, मान लो ये पोजीशन है ना, 1 2 3 अप टू आर। सी यू हैव टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपको आर पोजीशन को फिल करना है। सो यू हैव टू अरेंज ओनली आर पोजीशंस, या यू हैव टू फिल ओनली आर पोजीशंस। हाउ मेनी डिफरेंट वे यू हैव, सिंपल, कि मुझे आर पोजीशन को फिल करना है, हमारे पास n ऑप्शंस हैं, n डिस्टिंक्ट ऑप्शंस हैं, यू हैव टू फिल आर पोजीशन, लीनियर परमुटेशन ही बोलते हैं। सो तो कितना होता है, तो जैसे देखोगे ना, तो इन फर्स्ट पोजीशन यू हैव n ऑप्शंस, सेकेंड पोजीशन यू हैव n माइनस वन ऑप्शन, बिकॉज यू से विदाउट रेपिटेशन। तो सेकेंड पोजीशन यू हैव n माइनस वन ऑप्शन, थर्ड पोजीशन यू हैव n माइनस टू ऑप्शंस, एंड जो rth पोजीशन हो, कोई बता पाएंगे कितना ऑप्शंस होगा आपके पास? ऑन फर्स्ट पोजीशन यू हैड n ऑप्शंस, बिकॉज n ऑब्जेक्ट यू हैव इन टोटल, and for the second position you have n minus 1 options, for third position you have n minus 2 options. So what is the number of options or number of choices you have for the 8th position? कितने बचे होंगे? How many remaining objects? You have already filled r minus 1 positions, so you have used r minus 1 objects out of n. So what is the remaining number of objects that you have to put or to place at rth position? कितने ऑब्जेक्ट होंगे? यहाँ मैं क्या लिखूंगा इस ऑर्डर में अगर लिखें तो? एनीवन? n minus r minus 1, n माइनस आर माइनस वन, ऐसा या ब्रैकेट में? ऐसे ब्रैकेट में -1। ओके ठीक है। सो यहाँ पे n माइनस आर माइनस वन ऐसा होगा, क्योंकि 3 है तो 2 है, तो r है तो r माइनस वन, दिस इज फाइन। सो इसको ओपन करोगे, यू कैन ऑल्सो राइट n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, ये है। सो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है npr, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दिस, है ना, तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट ही है। अब मैं आपको यहाँ से बताऊँ, सो ये कुछ और नहीं है, दिस इज एक्चुअली, फॉर्मूला तो बाद में आता है, एक्चुअल मीनिंग यही है। अगर आप यहाँ देखोगे, सो n माइनस वन, n माइनस टू, इट इज रनिंग टिल n माइनस आर प्लस वन, यही npr है। सो npr, अब क्या होगा, इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल बनाने के लिए तो 1 तक प्रोडक्ट होने चाहिए, तो हम 1 तक लिख देंगे, जैसे n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस आर प्लस वन, यहाँ तक तो था ही। अब मैं एक्स्ट्रा घट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो यहाँ होगा n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन अप टू 2 1, मान लो ऐसा लिख दिया 2 1 तक। अब जितना मैंने एक्स्ट्रा लिखा उसको मुझे डिवाइड भी करना होगा, सो n माइनस आर माइनस वन अप टू 2 1। सो यही चीज़ आपको अब समझ आएगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट, ये जो न्यूमरेटर है ये है n फैक्टोरियल, और जो डिनोमिनेटर है वो है n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। सो फाइनली आपके पास बचा क्या? सो फाइनली यहाँ से आपने फॉर्मूला डिराइव किया है कि जो n p r है दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपके पास फॉर्मूला है, जहाँ रेस्ट्रिक्शन ये है कि r मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, बट r n 0 नहीं होगा, है ना, so n will not be 0। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अभी, इसमें अगर कुछ डाउट किसी को है, सो यू मे आस्क। पढ़ लो एक बारी, यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट है तो पूछो। ये बस बेसिक है ना, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बोलते हैं सर बेसिक से स्टार्ट कीजिए, तो उनके लिए मैं बेसिक से करा रहा हूँ ये। और ये बेसिक किसका है? प्रोबेबिलिटी का, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी आगे फर्दर यूज होता है रैंडम वेरिएबल और बाकी टॉपिक्स में।
डन। तो ये हो गया एनपीआर का स्टोरी। अगर एनसीआर पे आएंगे तो एनसीआर, एन चूज आर, सो इसका क्या मतलब है, तो लिखेंगे तो वैसे ही। अगर मैं इसका मीनिंग लिखूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n distinct objects taken are at a time without repetition। यहाँ भी आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, या है ना, इसी को फर्दर लिखे, number of ways of selecting are objects, are distinct objects, है ना, are objects out of n distinct object। ध्यान रखना रिपीट नहीं कर रहा है ना, ये विदाउट रिपीटेशन हम बात कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिपीटिंग, कि एक ऑब्जेक्ट दो बार सेलेक्ट नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट दो बार अरेंज नहीं होगा, उसका अलग स्टोरी है, तो वो काउंटिंग प्रिंसिपल अलग से आएगा, ठीक है। सो ये है है ना, ये विदाउट ऑर्डर होगा, एंड विदाउट रिपीटेशन एंड विदाउट ऑर्डर, है ना। ओके सर। सो है ना, ये होगा विदाउट ऑर्डर। सो जब मैं फर्दर लिख दूं तो इसमें आएगा विदाउट ऑर्डर। सर डिस्टिंक्ट का मतलब सेम ना? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ओके। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। so number of ways of selecting r objects out of n distinct object without repetition and without order। मतलब order in the sense a b और b a यहाँ पे सेम ही काउंट होगा, order इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओके। अब मैं यहाँ पे आपसे अगर पूछता, जैसे ये है, इसी में अगर आप सॉल्व करो इसको, एनपीआर जो था इसमें पूछा जाए, ये पूछा जाता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम। तो इसी को इतना नहीं लिखा जाता, आप देखेंगे तो किताब में इतना ही लिखा जाता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects, ठीक है। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects ये है, इतना ही। तो इसका मतलब एक्चुअली है npn, जो कि आप सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। npn की वैल्यू कितनी आएगी अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, सो npn की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ सॉल्व करके, npn क्या है। n फैक्टोरियल, है ना, सो ये आपका है n फैक्टोरियल, ठीक है। सो npn इज एक्चुअली n फैक्टोरियल, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ओके। सो सिंपल जब हम पूछेंगे आपसे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन मीन्स लीनियर परम्यूटेशन, है ना। तो जो परम्यूटेशन है उसका मतलब होगा लीनियर परम्यूटेशन, ये चीज़ है।
हाँ जी, एक मिनट। तो ठीक है ना, तो ये NP है ना, n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप वैसे लिखोगे ना NCR को, तो होता क्या है कि सपोज मैं लिख देता हूँ NPR। अब NPR में हो क्या रहा था कि हम लोग अरेंज कर रहे थे n ऑब्जेक्ट्स को टेकन r एट अ टाइम वेयर ऑर्डर वाज इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, इतना हो गया, बट हमें क्या करना है, मेनली तो हमें विदाउट ऑर्डर करना था। तो अगर r ऑब्जेक्ट को अगर मैं विथ ऑर्डर अरेंज करता हूं तो कितने तरीके हैं, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या बोलूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो कितना है, r फैक्टोरियल है। तो एक्चुअली r फैक्टोरियल टाइम्स इसमें ज़्यादा काउंटिंग हुई है, मैं लिख रहा हूँ। तो इसको अगर r फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाता है, हमें ऑर्डर ही तो हटाना है। तो ये अभी क्या है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम विथ ऑर्डर है, लेकिन हमें तो विदाउट ऑर्डर लेना है, वही चीज़ है विदाउट ऑर्डर लेना है। विदाउट ऑर्डर कॉम्बिनेशन है, विथ ऑर्डर परम्यूटेशन है। सो बस डिफरेंस क्या क्रिएट करना है कि जो r पोजिशन हम फिल कर रहे हैं उसमें विथ ऑर्डर अगर देखें तो कितने टाइम्स ज़्यादा काउंटिंग हुई है। सो देयर आर फैक्टोरियल टाइम्स ज़्यादा काउंटिंग हुई है, सो दैट यू डिवाइड। तो इसका फॉर्मूला जो आ जाता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल, इसको आप लिखते होंगे n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ फिर से वही रूल है, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n, बट n विल नॉट बी 0। ठीक है, r कैन बी 0, ये चीज़ है। सो ये NCR का सिंपल डेफिनेशन आपके पास है, फॉर्मूला आ गया, मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कि NPR इज R फैक्टोरियल टाइम्स NCR, ये है। सो NPR इज R फैक्टोरियल टाइम्स NCR, ये भी लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विदाउट ऑर्डर इनटू r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल क्या क्रिएट कर रहा है कि r ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन r फैक्टोरियल वेज विथ ऑर्डर। तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम विथ ऑर्डर। तो ये विदाउट ऑर्डर है, विथ ऑर्डर। तो r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंक्लूड करना है। तो r फैक्टोरियल इज द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट विथ ऑर्डर, है ना। सो ये वाला फॉर्मूला समझो, इसकी वजह से यहाँ जो है ना r अगर कर दें हम n की जगह तो r फैक्टोरियल हो रहा है, तो उससे हमारा ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR, दैट यू नो ऑलरेडी। ठीक है यहाँ तक। बाकी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले तो कुछ निकाल के देखो वैल्यू, जैसे आपसे पूछे, अभी आपने बताया था NPN आपने फाइंड किया, ऐसे ही NCN निकालो, है ना। जैसे NPN माइनस 1, NCN माइनस 1, आपसे पूछा जाए NP0, NC0, NP1, NC1, इन सब की वैल्यू जस्ट कैलकुलेट करो यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास तो है ही, यू जस्ट यूज फॉर्मूला एंड कैलकुलेट दिस वैल्यूज। एक बार सारा कैलकुलेट कर लो, फिर बताना वन बाय वन। ये सब निकालो जरा। पहले सब एक साथ फाइंड कर लो, देन आंसर बताना वन बाय वन डायरेक्टली। एक और चीज मैं ये कह रहा था कि व्हेन वी राइट परम्यूटेशन, सो एक्चुअली
सिर्फ परम्यूटेशन वर्ड लिख रहा हूँ, सो इट इज एक्चुअली लीनियर परम्यूटेशन, है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन इज अ डिफरेंट थिंग, जो कि डिस्कस करेंगे अभी हम। सो लीनियर परम्यूटेशन, तो अगर मैं सिर्फ परम्यूटेशन बोल रहा हूँ तो मतलब वो लीनियर परम्यूटेशन है, ऐसा है। सर्कुलर परम्यूटेशन अलग चीज़ है, जो हम आएंगे उसमें। अभी हम लाइन पे डिस्कस कर रहे हैं, तब हम सर्कल पे डिस्कस करते हैं कि आर ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज ऑन अ सर्कल, सो हाउ मेनी डिफरेंट, है ना, अरेंजमेंट कैन बी मेड। एनीवे ये सब वैल्यूज निकालो एक बार आप। है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतने आपको कॉन्सेप्ट आपका बेटर होता जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व स्किल उतना बेटर होता जाएगा। बट ओवर टाइम ये चीज़ें होंगी, ये है। सर पहला का n फैक्टोरियल होगा। पहला का n फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरा का भी n फैक्टोरियल ही होगा। बाकी लोग चेक करना, सही बता रहे गलत, जो बोल रहे हैं वो लिख दे रहा हूँ, बाकी लोग क्रॉस चेक करो जी। आगे NP0। तीसरा सर 1 होगा और चौथा n होगा। ओके। और फिर सर NCN का हो जाएगा 1, NCN -1 का होगा n, NC0 का हो जाएगा, NC0 का होगा, NC1 का पहले लिख 1 लीजिए n होगा, NC0 का 1, ठीक है, इसका n हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये तो बेसिक है जो आप जानते हैं। सिमिलरली अगर आप जैसे ये जानते होंगे कि इफ़ यू एक्सपैंड NCR, इफ़ यू एक्सपैंड NCN माइनस R, जिसको शॉर्ट में आप, है ना, बुक में ये भी नोटेशन रहता है, तो इसको अगर हम ओपन करें, है ना, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग R ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वे ऑफ, है ना, सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग n माइनस R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n, इसको ओपन करोगे तो यहाँ से n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R, यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाओ,
n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, आपको समझ आएगा दोनों सेम ही तो है, सो बोथ आर सेम एक्चुअली, ध्यान से देखो। तो इससे ये समझ आता है कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर इक्वल ही है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ से ये समझ आता है ना कि दोनों इक्वल है। बाकी एक सिंपल रिजल्ट आता है। थ्योरम मतलब जब भी मैं थ्योरम लिख रहा हूँ मतलब ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट भी लिख सकते हैं। थ्योरम मतलब ये है कि दैट कैन बी प्रूव्ड, थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड, दैट हैज़ अ प्रूफ, ये है। जैसे एक्सियम्स आपने पढ़े होंगे लोअर क्लास में, एक्सियम्स होता है कि अ स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ प्रूफ, दैट डज नॉट नीड प्रूफ, है ना। एक्सियम्स जो डेवलप किए गए थे कि दैट इज अ सेल्फ प्रूफ्ड स्टेटमेंट दैट डज नॉट नीड प्रूफ, ये है। सो ये थ्योरम है। थ्योरम जहाँ भी मैं लिखूंगा क्लास में मतलब वो प्रूफ उसका किया जा सकता है। हालांकि हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो भी जैम गेट नेट सीयूईटी है इसमें किसी में भी सब्जेक्टिव नहीं आता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ क्लास में थ्योरम्स के प्रूफ कम लिखूँ ना के बराबर, है ना। क्योंकि प्रूफ के लिए आपको किताब में प्रूफ है, कॉलेज में कराए गए होंगे, स्कूल में कराए गए होंगे, और नहीं तो बुक में आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर्पस की ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। सो हमें डेफिनेशन और थ्योरम्स याद रखने हैं, रट्टा नहीं मारना, जितना प्रैक्टिस करोगे याद होता चला जाएगा, वो चीज़ें बार बार रिवाइज करोगे तो याद रखना, और उसको कैसे अप्लाई करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा फोकस यहाँ पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्योंकि एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थ्योरम का प्रूफ याद है नहीं है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बट थ्योरम का प्रूफ याद है तो बहुत बार हेल्प करता है कि आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद नहीं तो यू कैन प्रूव इट, बट एग्जाम में टाइम लग जाता है। स्टिल मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा प्रूफ पे फोकस नहीं करेंगे, है ना। विल फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग थ्योरम्स और डेफिनेशंस, ठीक है, ये चीज़ है। बट जो छोटे प्रूफ होंगे कर सकते हैं, या जो आप कहेंगे वो मैं कर सकता हूँ, ये है। बाकी प्रूफ सबका रिजल्ट ऑलरेडी किताब में है, किताब भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, अगर आपको चाहिए तो। सो थ्योरम में से मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ एन सी, मान लो एक नंबर है आर इज इक्वल टू एन सी के, देन या तो आर इज इक्वल टू के होगा या फिर आर प्लस के बराबर एन होगा, है ना। सिंपल सा रिजल्ट है और ये प्रूफ इजीली कर सकते हैं आप। सो या मैं ऐसा रिजल्ट करके लिख सकता था, तो उसको रिजल्ट के बजाय मैं थ्योरम में लिखूंगा। सो ये है, अगर एन सी आर एन सी के इक्वल है तो, है ना, तो यहाँ एन आर के सब नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो या होल नंबर आप ले सकते हैं। तो एन सी आर अगर एन सी के इक्वल है तो आर या तो के इक्वल है या फिर ऐसा होगा, है ना। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन रहता है, मैं बेसिक बताता हूँ। जैसे कई बार रहता है कि 10cx बराबर 10c, मतलब यहाँ नेचुरल नंबर और होल नंबर भी कर सकते हैं। होल नंबर पता ना आपको, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो या तो मैं ऐसा लिख देता हूँ क्योंकि आर और के, है ना, नेचुरल नंबर। होल नंबर पता है आपको, नेचुरल नंबर जब हम लिखते हैं तो नेचुरल नंबर में वी काउंट 1 2 3 ना, काउंट। और एक मैं जब होल नंबर लिख रहा हूँ मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 1 2 3 ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो तो मैं ये नोटेशन यूज़ कर ले रहा हूँ W वाला, ठीक है। मान लो ऐसे क्वेश्चंस कई बार मिल जाते हैं, 10cx बराबर 10cx स्क्वायर, मान लो ऐसा एग्जाम्पल करें, देन बोलेगा देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, निकाल सकते हैं क्या, जरा देखो सॉल्व करके।
तो ये बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ना, मतलब अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना रहा हूँ। कई बार मैं खुद बनाता हूँ ना, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वैलिड एग्जाम में जो आएगा एक वैसा क्वेश्चन होगा जो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। मैं खुद बना रहा हूँ तो हो सकता है कुछ ऐसे मैंने डेटा ले लिए जो कि सॉल्वेबल नहीं है या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट यहाँ समझाना ही चाहता, बहुत आसान क्वेश्चन मैं इस पर लिख सकता था, ये थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। वरना मैं लिखता 10C8 इज इक्वल टू, या मान लो ऐसा लिखा कि इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC6 देन फाइंड वैल्यू ऑफ n, है ना, या फाइंड वैल्यू ऑफ NCn-2, मतलब इस तरह क्वेश्चन जिसमें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये आप यूज़ कर, मान लो ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने इस वाले थ्योरम पे समझने के लिए आपका, जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए। ये निकालिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। सो यू ट्राई टू सॉल्व, है ना। तो 5 and 90, किसका? तो पहला का। अच्छा एक मिनट, तो
पहले में, मतलब दोनों का आंसर दे, पहला का 5 और सेकंड का 91। अच्छा सेकंड का 91। बाकी लोग देख लीजिए क्या ये सही बता रहे हैं या मैं सॉल्व करूं? हाँ सर सही है। सही है सर। ठीक है ना, ओके। सही है सो हाँ हाँ, सब ज्योति ने आगे देखो। जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि चलो ये बताओ, 2n factorial is equal to what? 2 times n factorial या 2 की पावर n टाइम्स n factorial? n factorial स्क्वायर, है ना? बेसिक, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, है ना? यहाँ पे यह आ जाएगा मतलब इस तरह से लिख दिया मैंने। क्या लगता है किसके इक्वल होगा? जहाँ n नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ n इज अ नेचुरल नंबर। सो व्हाट डू यू थिंक किसके इक्वल आएगा? सर पहले वाले का मुझे लगता है ए रह सकता है। ए रह सकता है, ओके। डी लग रहा है। ये सब बाद में ना यूज होगा, तो तब हम देख लेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वैसे जो प्रोबेबिलिटी में क्या है ना, काउंटिंग किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, ये सब तो तब देखेंगे। जैसे इस तरह क्वेश्चन अगर मान लो जरूरत पड़ गई, तो बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर ये जरूरत पड़ गई तो कैसे निकालोगे? ये प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 ना, ये सब प्राइम। 2 की पावर अल्फा 1 है, 3 की पावर अल्फा 2 है, तो ये नंबर्स क्या हैं? अच्छा मुझे इसमें नन ऑफ दिस भी देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं इक्वल हो, वो तो मैंने ऐसे बना दिए हैं। सो एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी कर देते हैं। वो तो बस समझने के लिए ना, मुझे इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने बना दिए हैं समझने के लिए। क्योंकि ये सब ना आगे आएगा काउंटिंग में, स्पेशली जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो काउंटिंग वाले में जरूरत पड़ेगी सब चीज़ों की। तो पहला में क्या होगा?
देखो एक तो मैं n को मान लो 1 रख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो n को 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2, तो यहाँ 2 आ सकता है, n को 1 रखूंगा यहाँ भी 2 आ सकता है, n को 1 रखूंगा ये आउट हो जाएगा। आपको पता है डिस्कार्ड मेथड क्या होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आप एंट्रेंस में बहुत हेल्पफुल रहता है कि n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, n को 2 रख लो, तो 2 यहाँ रखोगे 2 जा 4 फैक्टोरियल जो कि 24 होता है। अब ये यहाँ अगर n को 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, ये आउट हो गया, क्योंकि जो ट्रू होगा वो हर n के लिए ट्रू होगा। अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर n के लिए फॉल्स है तो फॉल्स है वो, ठीक है ना। अब मैं n को जैसे 2 रख रहा था, 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 4 ही सही हो सकता है। n को 3 रख के देखते हैं, तो 3 रखेंगे, 3 टू जा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होगा, कितना 6 फैक्टोरियल 720। सो देखो 720 के इक्वल आएगा क्या ये, अब यही बचा ना, n को हमने 3 रखा है तो 2 की पावर 3 8 और 3 फैक्टोरियल 6 48, ये भी आउट हो गया, तो मतलब यही बचा। तो एक्चुअली होगा क्या है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि होगा क्या, अगर लिखना चाहें सो क्या होगा, तो अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते थे, इफ़ यू वांट लाइक 2n फैक्टोरियल है क्या, क्योंकि ये भी बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगा। 2n फैक्टोरियल एक्चुअली है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2n माइनस 1 इंटू 2n। अब समझो, तो ये जो इवन फैक्टर है सब में से 2 निकाला जा सकता है, तो अगर आप इसको 7 कर लो पहले, 2 4 6 8 2n तक, ये 7 कर लो, फिर 1 3 5 7 9 2n माइनस 1 तक, इन सब में 2 2 2 अलग कर लोगे तो 2 की पावर n, फिर ये बचेगा 1 2 3 4 अप टू n, और ये तो वही है 1 3 5 7 9 2n माइनस 1 है ना, ये प्रोडक्ट है। तो ये फाइनली ऐसा हो गया 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और साथ में ये तो रहेगा ही 1 3 5 7 2n माइनस 1, तो इसको कुछ नहीं, तो ये सिर्फ इतना के इक्वल नहीं होगा, साथ में ये सब भी है ना, अगर लिखना चाहो जरूरत पड़ेगी तो ऐसा वी कैन राइट, सो ऐसा आ जाएगा। एनीवे ठीक है, तो वो तो कुछ नहीं है। अगर इस पे आए तो इसका आइडिया है आप लोगों को हाउ टू फाइंड 50 फैक्टोरियल को हमने ऐसा लिखा है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू कितनी है, 3 की, इसका ट्रिक थोड़ा मतलब ये कुछ है ना, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो यू विल नो द वे कि क्या होगा। तो बहुत डिटेल में हमें ये करना, बाद एक बेसिक है ना आइडिया मुझे चाहिए, तो अभी मैं बस आपको ये बोलूँगा एक बार होमवर्क मिलेगा आपको, वो देख के आना है, फिर कल हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो किसी भी एक की वैल्यू बताओ, देखो सीखना है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग, जैसे क्लास में है कहीं से भी हेल्प ले सकते हो, द पर्पस इज लर्निंग। आप क्लास में क्यों आए हो, सीखने के लिए आए हो, तो नहीं कि मैं ही बताऊंगा तभी सीखोगे, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। तो आपको इसका आंसर चाहिए, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बट मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, तो या तो आपको आता होगा या फिर आप सीखेंगे, तो कहाँ से सीखेंगे, देयर लॉट ऑफ है ना डिफरेंट रिसोर्सेज यू हैव, सो यू कैन ट्राई, बट कहीं से भी आंसर निकालो, समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं वो कराऊंगा जो एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है आपको, है ना। बाकी कंटेंट तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इरेलीवेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेन है ना क्लासेस का फ़ायदा है ना कि आपको पता चले क्या कंटेंट रेलिवेंट है और क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो यू कैन टेल, आप कहीं से भी देख के बता सकते हो कि कहीं से अगर समझ आ रहा तो मेन समझ आना चाहिए।
आंसर आना चाहिए और समझ आना चाहिए कैसे होगा, क्या लॉजिक है ना, ये है। तो एक सिंपल एक ट्रिक है एक्चुअली। क्या होता है कि मैं अगर बात करूं तो ट्रिक क्या है, जैसे मान लो n फैक्टोरियल है और आप n फैक्टोरियल का ऐसा लिख रहे हैं 2 की पावर लेट से, जैसे मैंने अल्फा 1 कर दिया, 3 की पावर अल्फा 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ना, प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट होगा। 2 3 5 की पावर अल्फा 3, 7 की पावर अल्फा 4, 7 के बाद कौन सा प्राइम है, 11 है ना, अल्फा 5, 11 के बाद 13 है अल्फा 6, 6 प्राइम एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो इस तरह से है मान लो। तो अब आपको जानना है कि अल्फा 1 क्या है, मान लो मुझे जानना है कि अल्फा 1 क्या है। सो अल्फा 1 जो एक्चुअली होगा n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, n/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, n/2 क्यूब एंड सो ऑन, ये निकालना है आपको। अल्फा 2 चाहिए तो इसका ट्रिक ये है कि n/3 ग्रेटेस्ट फंक्शन। अब ये जानते हैं फंक्शन, आप बेसिक फंक्शन पढ़ा होगा। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको 11-12 से देखना पड़ेगा एक बारी, जो कैलकुलस स्टार्ट होता है फंक्शन से, फंक्शन है ना, उसमें डोमेन रेंज सर कराएंगे ऐसे, बट स्टिल यू कैन सी। तो आपको 11-12 का जो बेसिक कंटेंट एक बार देख लेना है, 9, 10, 11-12 का बुक खोल के, क्योंकि आपके लिए अभी आप 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट कर दो, क्योंकि वो नया नहीं है ना, वो जस्ट रिवाइज करना है, यू नो एवरीथिंग, जस्ट रिकॉल करना है आपको, है ना, देन ब्रशअप करना आपको जस्ट। सो वैसा है। आई थिंक निकाल पाएंगे आप, समझ, आपको ट्रिक समझ आ रहा होगा। अल्फा 3 किसका पावर है, 5 का। सो n/5, n/5 स्क्वायर, n/5 क्यूब, एंड ये एक वे है सिंपल। तो अब तो निकाल पाएंगे। सो यूज़ दिस ट्रिक, आपको समझ आ रहा होगा आगे। तो इसको यूज़ करके आप बताइए क्या आएगा। सो यूज़ दिस वे एंड अब बताओ आप इस तरीके को यूज़ करके इसका आंसर बताओ यहाँ से, कि ये सब अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 क्या है, अल्फा 3 क्या है, ये बताना है आपको। बता पाओगे? सो अल्फा 1 इज 47, ओके। बाकी लोग क्रॉस चेक करो कि क्या वो बता रहे हैं वो सही है ना। ब्लाइंड फेथ नहीं करना, कोई कुछ भी बता दिया आप मान लिए, आप खुद से करके देखो, नहीं कर पा रहे हो पूछो। आपका आंसर आना चाहिए, जो आप सीखोगे वही एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। किसी ने कुछ बता दिया, आपने अज्यूम कर लिया, तो वो गलत हो सकता है। सो आपको खुद पता हो हाउ टू फाइंड एंड व्हाट इज द आंसर। तो जो आपका आंसर है वो बताओ, चाहे गलत ही क्यों ना हो, तो सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, फिर आप सीखोगे, क्योंकि अभी नहीं सीखोगे तो एग्जाम में गलती होंगी। ये तो आपको सीखना पड़ेगा। तो बताइए। फोर्टी 47 आ गया अल्फा 1 का, ठीक है। बाकी नहीं कर पा रहे हो तो आप बता भी सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगा लाइव क्लास में। यही फायदा कि यू कैन आस्क मी कि क्या मुझे करना है, क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ है। सो आप चैट में बताओ या अनम्यूट करके बताओ, इस तरह से है। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। देखिए
तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हमारे केस में क्या है, n हमारा 50 है, राइट। चलिए ट्राई करते हैं। तो हमारे केस में n 50 है, तो मुझे जैसे ये जानना है कि 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर अल्फा 1 है, तो वो क्या है ये जानना है अभी। 3 की पावर अल्फा 2 है, 5 की पावर अल्फा 3 है, 2 3 5, अगला प्राइम नंबर 7 है, अल्फा 4 है, इस तरह चलता रहेगा। तो मुझे अल्फा 1 जानना है, तो पहला होगा 50/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 50/2 स्क्वायर, 50/2 क्यूब, 50/2 की पावर 4, 50/2 की पावर 5, 50/2 की पावर 6, ये चलता रहेगा। आगे देखते हैं। तो अल्फा 1 50/2 मतलब 25, 50/4, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है ना, सो स्क्रीन पे कैलकुलेटर होगा, सो यू कैन यूज। 50/4 ये कितना होगा 12.5, 50/8 तो फर्दर 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6.25, चेक कर लो भाई, 25 फिर 12.5 6.25, इसको फर्दर डिवाइड करो 3.125, ये ना, एंड इसको फर्दर डिवाइड करो, सो 1.5 ये होगा, एंड फर्दर डिवाइड करो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड बाद में 0 ही हो जाएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होती है ना। तो ये आगे 0 पॉइंट आपका जैसे आएगा 78125, लाइक कैलकुलेशन चेक कर लेना ना। तो आगे फर्दर करेंगे 0 पॉइंट आता रहेगा, तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको स्किप करो। जहाँ पे 0 पॉइंट आ गए यू कैन लीव द टर्म्स, बिकॉज आगे 0 ही आएगा, तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ से कितना आ गया, इसका 25, इसका 12, इसका 6, यू नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट, तो ये जो कोई डेसिमल है तो उसके पीछे वाला इंटीजर, जस्ट स्मॉलर इंटीजर आंसर आएगा। तो 12.5 का 12, 6.25 का 6, 3.125 का 3, 1 इसका 1, आगे 0, सब 0 होता रहेगा। तो मेनली इसको ऐड कर लो जैसे वो बता रहे थे, कितना आएगा जी, ठीक है ना। तो 140 ये 47 है ये, ऐसे ही अब अल्फा 2 निकाल पाओगे जी अनिकेत, बताइए। 50/3 50/3 स्क्वायर, ऐसा कर करके देखो, जहां 0 पॉइंट हो जाएगा आगे 0 होगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ओके है ना, देख लीजिए। 50/3 का क्यूब, ऐसे ही 50/3 की पावर 4, ये चलता रहेगा। कर पाओगे, आंसर बताओ, ऐसे अल्फा 2 बताओ, अल्फा 3 बताओ। 22 कितना 22 22 या 3? सर 2 2, ओके। ऐसे ही अल्फा 3 निकालो, अल्फा 3 में अपॉन में 5 हो जाएगा, बस ये है। ट्वेल्व है सर, तो 12 हो जाएगा। अल्फा 4 निकालो, इसका 8 आ रहा था। 8। बाकी लोग क्रॉस चेक करो क्या ये सही बता रहे हैं, और जहां डाउट है वहां पूछो, फिर मैं करके बताऊंगा। आप क्रॉस चेक करो ये। यस सर सही है। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए बेसिक था, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, जैसे मैं बात करूं, एक और थ्योरम लिखा देता हूं, फिर हम कल इस पे क्वेश्चन करेंगे, और अभी मैं भेज दूंगा। तो अभी आपका होमवर्क आज का ये होगा कि जो क्लास 11th का, मैं PDF भेज दूंगा ग्रुप में, अभी जो क्लास 11th का वो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर था जो आपने पढ़े होंगे, अब डिफरेंट बोर्ड के बच्चे होंगे, तो आप कोई एक रेफरेंस NCERT उठा सकते हो, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ आप।
तो उससे क्या है, आपके बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल ठीक हो जाएंगे। पर देखो परफेक्शन कभी नहीं आएगा और परफेक्शन चाहिए भी नहीं। ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, ना मैं ऐसा हूँ या कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। सो जस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, तो आप सीखते जाओ सीखते जाओ, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना अच्छा है। परफेक्ट होने की कोई नीड नहीं है किसी भी एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। एक लेवल है उसको आपको क्रॉस करना है, तो उसके लिए थोड़े से मेहनत करोगे तो उसमें हो जाएगा। सो इसलिए ऐसा नहीं कि हम इतना पढ़ ले कि हम परफेक्ट हो जाए, परफेक्शन कभी नहीं आएगी। बस आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। सो ये है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो एक इक्वेशन है x1 से लेके xr इज इक्वल टू n, जहाँ r भी नेचुरल नंबर है और n भी नेचुरल नंबर है। आपको जानना है कि ये एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना, इवन xi जो है वो भी नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव, जो नेचुरल नंबर उसी को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है टोटल नंबर ऑफ, ये रहने दो अभी, है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ, है ना, एबव इक्वेशन, ये कितना होगा। दूसरा पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये प्रोबेबिलिटी में भी इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में कितने पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन मिलेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि xi इंटीजर है और नॉन नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि जो xi's हैं वहाँ पे लिखा हुआ वो पॉजिटिव है, मोर देन 0 है, और xi इंटीजर है, ये मतलब है यहाँ। और जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि xi मोर देन इक्वल टू 0 है एंड xi इंटीजर है। इंटीजर आप लोग जानते हैं ना, इंटीजर है, ये मतलब है इसका। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, आइडिया है आप लोगों को। तो सर बोलिए बोलिए। सर ये लेक्चर कब तक ऐप में आ जाएगा? जी जी, ऐप में रिकॉर्डेड कब होगा, मतलब अभी फाइल कब? रात को अपलोड हो जाएगा। अभी रात, क्योंकि क्लासेस मेरी चलती हैं 11-12 बजे तक, तो 12 बजे के बाद 1 बजे तक आपको सारे रिकॉर्डिंग ऐप में दिखेंगे। ओके सर। नहीं तो आप सुबह तक मिल जाएगा आपको, रात को अपलोड हो जाएगा। नहीं हो तो ग्रुप में आप टेक्स्ट करना, वो कर देगा, टीम के जो मेंबर है, सबका काम बटा हुआ है, तो वो जिनका काम है वो कर देंगे। नहीं तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करो, वो हो जाएगा। सर हमारा सीयूटी का सिलेबस कब तक हो जाएगा? सीयूटी का बैच अभी अलग करेंगे, शुरू में वो चल रहा है, अभी थोड़ा कंबाइन करा रहा हूँ, अभी कल परसों से अलग हो जाएगा 2 दिन में। तो उसका सिलेबस जो है आपका बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, क्योंकि रिकॉर्डेड में देखो पिछले बार मैंने 40 लेक्चर में ख़त्म करा दिए थे पूरा सिलेबस। तो अराउंड अगर यहाँ से आप 40 दिन लगा लो, कितना हो जाता है, फरवरी, है ना, जैम एग्जाम से पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। या मेनली इसमें देखो जो सीयूटी का भी सिलेबस है आपका, मेनली आपके पास कितना टाइम है, आपका सीयूटी का एग्ज़ाम मार्च में होता है, मे बी पिछले बार अराउंड मार्च एंड में हुआ था। तो पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, हाफ मार्च लगा लो एटलीस्ट। तो आपके पास 75 डेज हैं सीयूटी के लिए, है ना। तो सिलेबस में अराउंड मैं लूँगा 40 से 50 दिन, ये है। देन PYQ मॉक टेस्ट, है ना, तो साथ में भी कर सकते हो आप। तो मॉक टेस्ट का आपको आईडी सबको मिल गया होगा, आईडी पासवर्ड नहीं मिला, गूगल फॉर्म भरना है, डिस्क्रिप्शन में आप देखो एक गूगल फॉर्म है, उसको भरना है, आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप जाके टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, और टेस्ट रिपीट भी कर सकते हो। तो यू जस्ट प्रैक्टिस इट, है ना, ये चीज़ है। सर टेस्ट हर दिन अपलोड होगा?
क्या क्या? टेस्ट हर दिन अपलोड होगा? टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। टेस्ट पोर्टल जो है ना, आपको अगर उस दिन आपको डेमो दिया था, फर्स्ट डे थे कि नहीं, इसका मैं लिख दूंगा नेक्स्ट, है ना। ये जो मॉक टेस्ट पोर्टल है वो ऑलरेडी अपलोडेड है टेस्ट पूरा। तो इसका मैं अगले क्लास में इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको देख लेना। अभी टाइम निकल गया, अगला बैच का टाइम हो गया है, तो इसको मैं अभी स्टॉप करूंगा। बस मैं ये बता रहा हूँ कि टेस्ट आपका